अरे राजीव, तुम अभी तक सो रहे हो? उठ जाओ जल्दी से। अब मैंने तुम्हें कब से कहा है कि उठ के तुमने छत और बालकनी भी धोनी है। अभी तक सोए हुए हो तुम, जल्दी से उठ जाओ अब। अरे पूनम, क्या है? सोने दो मुझे। अभी तो 9 भी नहीं बजे हो तुम। अभी तो 9 बजे पानी आता है, तुम मुझे अभी से उठा रही हो। अरे उठ जाओ, मैंने फिर वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े भी धोने हैं सारे। मैं कुछ नहीं सुन रही, आप बस जल्दी से उठ के आ जाओ, मैं जाके वॉशिंग मशीन में पानी डालती हूँ। अरे पूनम, सोने दो थोड़ी देर, क्या है? राजीव जी देखिए, दिवाली में कितने दिन रह गए हैं, अब घर सारा साफ करने वाला हुआ पड़ा है और आपने बालकनी और छत धोनी है। आप जल्दी से उठ जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। और बस आप जल्दी से उठ के तैयार होके बाहर आ जाओ, और फिर मैं तब तक वॉशिंग मशीन में पानी डाल लेती हूँ और फिर मैं अपना काम कर लूँगी, आप छत धो लेना। तभी राजीव सोया होता है और कहता है, अरे ये पूनम तो मेरी दिवाली की छुट्टियाँ सारी काम में ही गुजरवा देगी। अब क्या करूँ मैं? तभी पूनम कुछ रोज़ से जल्दी सुबह उठ जाती थी और फिर सारा दिन साफ सफाइयों में लगी रहती थी। घर में दिवाली की त्योहार के लिए वो घर का कोई भी कोना गंदा नहीं छोड़ना चाहती थी और कोना कोना साफ करवाना चाहती थी। अरे राजीव, वो देखो, वो पंखे के कोने वाली साइड वो भी साफ कर दो। अरे पूनम, कर तो दी है, देखो इतना चमका दिया है कि इसमें तो किसी की शक्ल भी नज़र आ जाए। अरे अच्छा राजीव जी, अब ऐसा करो, आप नीचे आ जाओ और फिर ऐसा करो कि आप जाके ना नाश्ता ले आओ बाहर से। तब तक मैंने किचन सारा फैला हुआ है वो साफ़ कर लूँगी। अभी नाश्ता मैं कहाँ बनाऊँगी, किचन तो सारा फैला हुआ है। तो आप जल्दी से नाश्ता ले आओ, बच्चे भी उठने वाले हैं तो वो उठते सार ही नाश्ता ही माँगेंगे। तो आप जल्दी से जाके ले आओ। अरे पूनम, कल रात भी तूने कहा था अलमारियाँ साफ़ करनी, तो बाहर से खाना मँगवाया और अब भी नाश्ता भी बाहर से ही। घर में ही बना लो ना कुछ, बाहर का खाना। अरे राजीव जी, वैसे भी तो घर का खाना खाते हैं हम, कौन सा बाहर का खाना खाते हैं? कभी कभी एक दो रोज खा भी लेंगे तो कुछ नहीं हो जाता। अब आप छोड़ो बातों को, चलो जाओ जल्दी से नाश्ता लेके आ जाओ, तब तक मैं किचन समेटती हूँ कुछ। उसके बाद राजीव नीचे उतरता है और कुछ हालत संवारने के बाद नाश्ता लेने के लिए चला जाता है और पूनम सीधा किचन में जाती है किचन साफ करने के लिए। इतने में उसका बेटा वहाँ पे आता है, कहता है, मम्मा मौसी का फ़ोन आया है। तभी वो कहती है, अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तभी वो जाके फ़ोन उठाती है। अरे हाँ, कैसी हो ज्योति? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बात कर रही हो? अरे वो मैं घर की सफाई कर रही थी ना, सारा घर फैला हुआ है। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। तभी वो अपनी बहन से भी बात नहीं करती है ठीक से और सफाइयों में लग जाती है। इतने में राजीव आता है और कहता है, अरे पूनम, तुम्हारा भटूरा ठंडा हो रहा है, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। तभी इतने में उसकी नौकरानी की कॉल आने लग जाती है, जिससे फ़ोन पे वो बात करती है और वो उसको कहती है कि वो आज काम पे नहीं आएगी। अरे क्या तू काम पे नहीं आएगी आज? तुम लोगों का रोज़ का यही है और मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करेगी, बीच वालों की सफाइयों में छुट्टियाँ करने लग जाती हो। मुझे पता है तूने कोई बड़ी ही ऑफ़र डील ली होगी दिवाली की। तभी अब सारा काम वैसे फैला हुआ था, अब मुझे वैसे ही घर का समेटना था और फिर अब तुम्हारा काम भी मुझे करना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, सुबह जल्दी आ जाना, टाइम से आ जाना तुम। अरे पूनम, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, वो तो कर लो तुम। अरे राजीव जी, हाँ मैं कर लेती हूँ ना नाश्ता, कोई बात नहीं, ठंडा हो रहा है तो मैं बाद में माइक्रोवेव में गर्म करके खा लूँगी, कुछ नहीं होता। अब तो काम वाली भी नहीं आ रही। अच्छा आप ऐसा करो कि छत से मुझे कपड़े ला दो, वो सूखे होंगे, तब तक मैं किचन से समेटती हूँ और बर्तन भी सारे धोने वाले पड़े हैं, तब तक मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। इस तरह से पूनम को सफाई के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन जब वो घर की सफाइयाँ करने में लगी होती है और वो घर का एक एक कोना चमकाना चाहती थी दिवाली के समय में सारी वो साफ कर, इतने में उसकी बेटी आती है और कहती है, अरे मम्मा मुझे भूख लग रही है। अरे देखो पिंकी, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं काम कर रही हूँ? अच्छा जाओ, फ्रिज में ब्रेड और जैम पड़ी है, वही उठा के खा लो और मुझे सफाई करने दो थोड़ी देर, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तभी इतने में उसका बेटा आता है और कहता है, मम्मा मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बार बार टॉयलेट भी आ रहा है। अरे क्या हो गया है? कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगी तबीयत बेटा, अभी से जाओ अंदर कमरे में जाके रेस्ट करो तुम। तभी वो अपने कमरे में जाके सो जाता है। बाद कुछ देर उसकी बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अपनी मम्मा से कहता है, अरे मम्मा मेरी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ही बार बार टॉयलेट भी आ रहा है। अरे चिंटू, तेरी तो वाकई तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ मेरे बेटे? अच्छा तो फिक्र ना कर, ठीक हो जाएगा, मैं तुझे अभी तेरे पापा आते हुए डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद राजीव भी घर आ जाता है और फिर वो दोनों चिंटू के पास आते हैं। तभी डॉक्टर पूछते, अरे बेटा क्या खाया था तुमने? अरे वो मामा, मैंने ना कल का जो वो किचन में भटोरा पड़ा था, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने वही खा लिया। तभी उसका पिता कहता है, अरे बेटा वो तो एक दिन पुराना था, उससे तो पेट, हाँ शायद इसी वजह से ही इसका पेट खराब हुआ है। तभी डॉक्टर कहता है,
कोई बात नहीं, आप फ़िक्र ना करो, मैं कुछ इसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, एक उससे उसका पेट ठीक हो जाएगा कुछ देर में, और कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, वो आप उसको टाइम पे देना, तो ये 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और टेंशन की बात नहीं है। तभी वो दोनों अपने बेटे की तबीयत को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और फिर पूनम को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर घर आके वो अपने बेटे से कहती है, "अरे राजीव जी, गलती मेरी ही है। मैं ही घर की सफाइयों में लगी रही और किसी का ख़्याल भी नहीं किया, और सबको भाई का खाना खिलाती रही, और ये सब कुछ तो होना ही था। अरे चिंटू बेटा, तू फ़िक्र ना कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ, तुम जाके कमरे में रेस्ट करो। और पिंकी बेटा, तूने भी कुछ भी नहीं खाना, मैं अभी तो सब्ज़ी के साथ तुझे रोटी बना देती हूँ, तो वही खाना। राजीव जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने साथ आपको भी काम में लगाए रखा। अच्छा पूनम, अब तुम अपना दिल न छोटा करो, कोई बात नहीं। अब बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद।" तभी पूनम कहती है, "मेरा बच्चा, अब आप भी कोई भी काम नहीं करेंगे, और मुझे एहसास हो गया है कि सफाइयाँ बस जितनी हो सके उतनी ही करनी चाहिए, और घर तो वैसे भी साफ़ है, इतना गंदा है भी नहीं, और मैं ऐसे ही बिला वजह सबको परेशान करती रही। मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ख्याल रखूँगी।" इतने में उसकी बहन आ जाती है। "बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम पूनम, और अब से तुम भी कोई काम नहीं करोगी, अपनी शक्ल देखो कैसी बनाई हुई है तुमने काम कर कर के। तुम भी जाकर रेस्ट करो, तुम्हें तभी उसके लिए, चिंटू के लिए खाना बना देती हूँ। देखो चिंटू बेचारे की क्या हालत हो गई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद चिंटू ठीक हो जाएगा, तो फिर हम सब शॉपिंग करने के लिए चलेंगे।" "अरे हाँ मौसी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो मुझे बार बार टॉयलेट भी नहीं आ रहा।" तभी वो दोनों अपने बेटे को प्यार से देख रहे होते। रानी नई नई शादी करके अपने ससुराल आई होती है। उसके ससुराल में उसके सास ससुर के अलावा उसके जेठ और जेठानी भी रहते थे, और रानी जैसे ही चावलों के लोटे को पाँव लगाती है, तो वो सारे चावल नीचे गिर जाते हैं, और तभी उसकी सास अपनी बड़ी बहू से कहती, "अरे बड़ी बहू, जल्दी से ही सारे चावल साफ़ कर लो।" और फिर यही हमने रानी बहू ने अपनी पहली रसोई में बनाने, तभी वो उसकी बड़ी बहू सारे चावल उठा लेती है। रानी जी सब कुछ देखकर हैरान होते, लेकिन फिर वो खुद से ही कहती, क्या पता कि इनकी कोई परंपरा हो कि घर प्रवेश के चावलों से ही पहली रसोई बनती हो। तभी रानी घर में दाखिल हो जाती है, और घर में आते ही उसका पति कहता है, "माँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है।" तभी उसकी सास रानी से कहती है, अरे रानी अपनी बड़ी बहू से कहती है, "अरे बहू, ये चावल रानी को दे दो और ये चावल बना ले।" तभी रानी कहती है, "अरे माँ जी, इतने थोड़े चावलों में सबके लिए बन जाएगा क्या?" "अरे बहू, ये क्या कह रही है तू? इन चावलों से तो तुझे 3 दफ़ा खिचड़ी बनानी है। अभी बस जल्दी से तू जा और किचन में खाना बना ले।" ये सुनकर रानी थोड़ा-सा हैरान होती है, और बहुत ज़्यादा उसको अजीब भी लग रहा होता है। तभी वो सीधा किचन में जाती है, उसमें से थोड़े से चावल लेके खिचड़ी बना देती है, जिसमें से सभी 2-2 चम्मच खा के खुश हो जाते हैं, और सबका पेट भर जाता है। सभी कहते हैं, "अरे वाह! आज तो बहुत ही ज़्यादा खा लिया मुझे, और नींद भी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए।" तभी रानी का ससुर कहता, "अरे हाँ, लगता है मैंने भी बहुत ज़्यादा खा लिया है, इसलिए मैं, और आज तो 1 चम्मच की बजाय 2 खा लिए, कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया है। अरे हाँ, मेरा भी पेट भर गया, मैं भी सोने जा रही हूँ।" उन सब की बातें सुन के रानी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। उसके बाद वो दोनों पति-पत्नी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी रानी अपने पति से कहती है, "अरे! आप सच्ची बताएँ, आपका पेट भर गया है ना?" "अरे हाँ रानी, मेरा पेट तो भर गया है, लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुमने आज कुछ ज़्यादा खा लिया ना, इसलिए तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि हमारा पेट भरा है कि नहीं भरा।" रानी अपने पति की बातें सुन के भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर इस तरह से वो रात गुजर जाती है, और अगली ही रात जैसे ही रानी सुबह-सुबह उठ के नहाने के लिए जाती है, तभी उसका पति उसको आवाज़ देता है और कहता है, "अरे रानी, किधर जा रही हो?" और मैं वो नहाने जा रही थी। फिर उसके बाद बात भी सुन, "अरे नहाने जा रही है? क्यों? तुम कल ही तो नहाई थी, और अब फिर नहाने जा रही हो? तुम ऐसा करो, सिर्फ़ मुँह हाथ धो लो और कपड़े वही पहन लो जल्दी से।" तभी इसके बाद वो हैरान होती है, लेकिन फिर भी वो वही अपनी बारात वाली साड़ी पहनती है, जो कि उसके पति ने भी अपनी बारात वाली शेरवानी ही पहनी होती है। तभी रानी, "माँ जी, आप मुझे बता दें क्या बनाना है नाश्ते में?" "अरे बहू, नाश्ता? नाश्ता किसने करना है? हम में से तो कोई भी नाश्ता नहीं कर रहा, और रात को भी तो पेट भर के खाना खाया, अभी तक तो वो भी नहीं हज़म हुआ। तो ऐसा करके हमारे लिए 1-1 चम्मच चाय का बना के ला दे।" "अरे माँ जी, 1-1 चम्मच चाय?
लगता है बहू भी हमारे रंग में रंगने लगी है, तभी उसका ससुर कहता है कि देखो बहू को 1 चम्मच चाय भी ज़्यादा लग रही है। अच्छा बहू तू ऐसा कर कि बस 1 चम्मच ही बना ले, सब 1-1 बूँद पी लेंगे चाय। ये सुनकर रानी और ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो सबको हैरानगी से अच्छा ठीक है माँ जी मैं बना के आती तो फिर रानी किचन में जाती है और फिर चाय बनाने लग जाती है और फिर खुद से ही कह के कहती है अरे ये क्या मेरे माँ बाप ने मुझे किस ससुराल में शादी करवा दी है, ये लोग तो खाने पीने का नाम नहीं लेते, मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, अब नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तभी फिर से वो चाय बनाने ही खड़ी होती है और खुद से ही बड़बड़ाकर बातें किए जा रही होती है और सारा ससुराल वालों को गुस्सा खुद ही बोल बोल के निकाल रही होती है। पता नहीं कैसे हैं ये लोग, मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आती। इतने में उसकी देवरानी और नंद किचन में आते हैं, तभी उसकी नंद कहती अरे भाभी चाय बन गई है तो दे दो हमें जल्दी से और चाय बना दो ना। अरे हाँ बस थोड़ी सी पक जाए, अभी चाय बना के देती हूँ मैं तुम्हें अभी। तभी वो इतना कह रही होती है कि उसकी जेठानी जल्दी से चूल्हा बंद कर देती है और कहती है अरे रानी ये कह रही हो तुम, हम लोग तो सुबह की चाय बनाते ही नहीं, हम तो रात को दूध पत्ती डाल के रख देते हैं सुबह उठ के पी लेते हैं, ये तो सर्दियों की वजह से हमें गर्म करना पड़ती है और इस तरह से ज़्यादा उबाल उबाल के चाय हम लोग नहीं पीते, वरना चाय और सिलेंडर का भी खर्चा हो जाता है अलग से और इतनी गैस आया हो जाती है। रानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने ससुराल वालों के हाथों से। अब इस तरह से सभी एक एक बूंद चाय पीकर अपना गुजारा कर लेते हैं। तभी रानी अपने ससुराल वालों से कहती है अरे ये सब आपने बारात वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तभी उसका ससुर अरे बेटा तेरे पति ने तुझे बताया नहीं है क्या, अब हम लोग ये कपड़े ऐसे थोड़ी ना उतार देंगे, ऐसे खामखा में पानी का खर्चा होगा, अब तो जब तक ये कपड़े फट नहीं जाते वजह से ख़राब नहीं हो जाते तो हम यही कपड़े ही पहनेंगे। इस तरह से रानी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद जब दोपहर का टाइम होता है तो रानी अपनी सास से कहती है अरे माँ जी दोपहर के खाने में क्या बनाना है मुझे बता दो जल्दी से मैं वही बना दूँ। अरे रानी पहले तो मैं तुम्हें घर के असूल बता दूँ, हमारे घर में सिर्फ रात को ही खाना बनता है और वही सब पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद हमारे घर में कोई खाना नहीं बनता और वैसे भी अभी तो किसी को भूख भी नहीं होगी। और तो ऐसा कर कि घर की सारी लाइटें भी बंद कर दे और शाम को जब सब आ जाएंगे फिर जला लेना, तो ऐसा कर जाके सो जा। रानी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है लेकिन वो चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाती है। उसके बाद उसको नींद ही नहीं आ रही होती, भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा होता है और वो इधर उधर करवटें बदल कर सो रही होती है और दिन दिन में अपने ससुराल वालों को कोस रही होती है। इस तरह जैसे कैसे भूखे पेट ही रानी को नींद आने लग जाती है और फिर वो सो जाती है। उसके बाद जब शाम के टाइम रात होती है तभी उस सारे घर वाले वापस आ जाते हैं, उसका सास भी और पति भी। तभी उसका पति आता है तो रानी कहती है अरे आप आ गए, चलो आप मुँह हाथ धो लो, तब तक मैं माँ जी से पूछ के खाना बनाती हूँ कि खाने में क्या बनाना है। आप मुँह हाथ धो के तैयार हो जाओ। अरे क्या मुँह हाथ क्यों धोना है, मैं कौन सा कोई बाहर पे मजदूरी करने गया था, खामखा में पानी क्यों ज़ाया करना। रानी को बहुत ही अजीब लगता है, तभी वो अपनी सास से जाकर पूछती है कि रात के खाने में क्या बनाना है। तभी उसकी सास कहती है अरे बेटा ऐसा करके एक ही रोटी बना दे और एक आलू की सब्ज़ी बना दे, वही सब खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। रानी को पहले ही बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, अब उसको ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है कि उसके ससुराल वाले इतने ज़्यादा कंजूस हैं कि खाने में भी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, वो सीधा किचन में जाती है और फिर वही एक आलू की सब्ज़ी और एक रोटी बनाती है जिससे सारे थोड़ी थोड़ी खा के अपना पेट भर लेते हैं और रानी बेचारी भूखी। और इस तरह से जब आधी रात होती है तो रानी किचन में आती है और अपने लिए खाना बना रही होती है और जैसे ही उसकी सास किचन में आती है उसको पता चलता है तो वो सारा खाना उठा के नीचे फेंक देती है और गुस्से से रानी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टाइम खाना बनाने की और इतना सारा खाना ज़ाया करवा दिया तुमने, यही खाना पूरा महीना चल जाना था। आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो मैंने खाने के साथ साथ तुम्हें भी घर से बाहर फेंक देना है। आइंदा ये जुर्रत ना करना। रानी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, उसकी सास उसे बहुत ही अच्छी खरी सुनाती है। रानी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इस तरह से कुछ दिनों में ही रानी की भूख के मारे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके ससुराल वाले खुद तो भूखे रह ही लेते थे, लेकिन अब तो
ان کی بھی ہمت جواب دے گئی تھی، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ رانی کی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اس کے چلتے اس کے گھر والے بھی سب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، جس کے چلتے گھر میں ڈاکٹر کو بلایا گیا اور ڈاکٹر نے سب کا چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ کیسا کھانا کھاتے ہو، آپ لوگ کو تو پروٹین کی کمی اتنی زیادہ ہے اور زندہ رہنے کے لیے جس چیزوں کی جسم میں ضرورت ہوتی ہے وہ تو آپ سب میں ہے ہی نہیں۔ اب اس طرح سے آپ لوگوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا پڑے گا اور روز نہانا پڑے گا اور ٹائم پہ دوائیاں لینی ہوگی، تبھی آپ سب ٹھیک ہو سکتے ہو۔ اس کے چلتے سارا پریوار ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہو گیا۔ اس طرح سے وہ لوگ روز نہاتے، روز ہی 3 ٹائم کا کھانا کھاتے اور ان کا 4-5 لاکھ کا خرچہ ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں سب لوگ ٹھیک ہو کے گھر واپس آ گئے۔ تبھی اس کا سسر کہتا ہے، ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دن میں اتنا زیادہ کھانا بھی کھایا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اتنا زیادہ خرچہ کیا ہاسپٹل پہ، وہی اگر ہم اپنے کھانے پینے پہ کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور آج کے بعد ہمارے گھر میں کوئی بھی کنجوسی نہیں کرے گا اور ٹائم پہ ہی کھانا بنا کرے گا۔ اور اس حادثے کے بعد پورا پریوار بدل گیا۔